Hi friends, you're welcome in my YouTube channel e-learning with अक्की। दोस्तों, आपको पता होगा मैं यूपी पीसीएस 2020 को टारगेट करके वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो की सीरीज़ में ये मेरा 10वां वीडियो है जो मध्यकालीन भारत के मुगल काल की शुरुआत और उसके सुदृढ़ीकरण पर यह वीडियो होगा। मतलब ये मुगल काल में बाबर को देखेगा। इस वीडियो में बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी को देखा जाएगा। बीच में एक सूर साम्राज्य भी आया था तो उसे भी देखेंगे यहाँ। तो हम यहाँ बेसिकली क्या देखेंगे, मुगल राज्य की शुरुआत के बारे में। तो हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मुगल काल दोस्तों 16वीं सदी से लगभग 19वीं सदी तक मुगल काल रहता है। और हम इसमें देखेंगे केवल 16वीं सदी की बात। 16वीं सदी की बात हम इसमें देखेंगे, 16वीं सदी के मुगल काल को। इसमें किसको किसको देखेंगे, देख लेते हैं। हम देखेंगे इसके संस्थापक के बारे में, बाबर के बारे में, और क्या देखेंगे, हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में, दो के बारे में देखेंगे। बीच में एक हुमायूं का जो पीरियड है दो भागों में बटा है, उसके बीच में इसको एक बार प्रतिस्थापित किया जाता है सूर्य एक अफगान सरदार के द्वारा। जो राजा बनता है, जो सूर्य साम्राज्य की स्थापना करता है, उसका नाम है शेरशाह सूरी। तो यही तीन के बारे में हम इसमें देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बाबर जो होता है, इसका जो संस्थापक होता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दे देते हैं। इसका जन्म जो होता है बाबर का जन्म 14 फरवरी, कहीं आपको 24 फरवरी भी मिलेगा किसी बुक में। तो 14 फरवरी या 24 फरवरी 1983 को, सॉरी 1900 नहीं, 1483 को इसका जन्म फरगना में हुआ था। फरगना में, जहाँ का इसका जो मतलब पिता था उमर शेख मिर्ज़ा। क्या नाम था पिता का? उमर शेख मिर्ज़ा। ये फरगना का शासक था। एक छोटा सा राज्य था जिसका वो शासक था, और यह अपने पिता का उत्तराधिकारी बनकर फरगना पर 1494-95 में गद्दी पर बैठता है। फरगना की गद्दी पर बैठता है। और वहाँ उस समय मध्य भारत में उज्बेक शासक सोबानी खां, किसका? सोबानी खां का शासन था, जो इसे उसके फरगना की गद्दी से इसे हटा देता है। जब उज्बेक शासक के द्वारा यह परेशान होता है तो ये वहाँ से मुड़ता है इधर उत्तर पश्चिम भारत की तरफ, जहाँ मतलब काबुल पर विजय प्राप्त करता है 1504 ईस्वी में। काबुल विजय प्राप्त करता है और काबुल से इसकी जो आवश्यकताएं, आर्थिक आवश्यकताएं, वो पूरी नहीं होती हैं, जिसके कारण इसे खुद ही, ये अपने बुक में भी लिखा है, जो इसका अपना संस्मरण लिखा है, अपनी जीवनी लिखा है बाबरनामा, उसमें भी इसने लिखा है कि मैं काबुल जीतने के बाद से मेरी निगाहें भारत पर टिकी हुई थी, और यहाँ से मतलब इसको जब उधर परेशान होता है मध्य एशिया में परेशान किया जाता है उज्बेकों के द्वारा, तो ये भारत की तरफ मुड़ना चाहता है। लेकिन इसे आगे चलकर इसे जब मतलब निमंत्रण मिलेगा तो ये भारत में इंटर करेगा, भारत में आएगा आक्रमण करने।
तो उसके बारे में आगे देखते हैं। जब तक हम देख लेते हैं, यहाँ काबुल जब विजय पर करता है, यहीं पर ये पादशाह की उपाधि धारण करता है, पादशाह की उपाधि धारण करता है। इसके पहले इसके पूर्वज जो थे वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, मिर्जा की उपाधि। ये पहला बादशाह हुआ उस कुल का, मुगल वंश का, या फिर जो वहाँ फरगना पर शासक कर रहा था मिर्जा वंश, उसका पहला ये शासक हुआ जो पादशाह की उपाधि धारण करता है। आगे देखते हैं। और यहीं से पद पादशाही की स्थापना करता है। ऐसा आया है क्वेश्चन में कि पद पादशाही की स्थापना किसने किया, तो बाबर ने। बाबर जब पादशाह का पद धारण करता है तो उसी को बोलते हैं पद पादशाही की स्थापना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निमंत्रण देख लेते हैं। इसका मैंने बताया कि 1504 में काबुल विजय के साथ ही इसका भारत की तरफ इसकी निगाह थी। तो ये इसको निमंत्रण मिलने के साथ ही दिलावर खां था, दौलत खां का पुत्र था। कौन था? दिलावर खां, जो मालवा के शासक दौलत खां का पुत्र था। ये और मेवाड़ के राणा सांगा, ये दोनों निमंत्रण देते हैं बाबर को, भारत विजय के लिए आमंत्रित करते हैं। क्योंकि ये लोग जो उस समय दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी, उससे ये खफा थे। ये सोच रहे थे कि वो आएगा, पहले के जो हमलावर थे उनकी तरह आएगा और दिल्ली को लूटेगा, फिर चला जाएगा। तो राणा सांगा उस समय एक महत्वाकांक्षी शासक थे। तो ये सोच रहे थे जब ये लौटेगा तो इन्हें दिल्ली विजय का चांस मिल जाएगा, ये दिल्ली विजय का इन्हें चांस मिल सकता है और दिल्ली पर ये कब्जा कर सकते हैं। तो ये समझकर इन लोगों ने उसे आमंत्रित किया। और इसके बाद 4 प्रमुख युद्ध लड़ता है भारत में ये बाबर, इसका पहला प्रमुख जो युद्ध होता है वो क्या होता है, 21 अप्रैल 1526 को। आपको डेट से याद आ रहा होगा कौन सा युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये पानीपत का प्रथम युद्ध भारतीय राजनीति की दशा बदल कर रख देता है। इसके बाद एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना होती है जो लगभग संपूर्ण भारत को एकीकृत साम्राज्य प्रदान करता है, एकीकृत राज्य प्रदान करता है। तो ये लगभग 400 वर्षों तक शासन करता है, लगभग 400 वर्षों तक इसका शासन होता है। आगे देखते हैं। तो इसमें ये जो युद्ध था ये किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक था, लोदी वंश का शासक था, जो लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। और बाबर को तो आप जानते हो। इसी युद्ध में पहली बार बाबर के द्वारा तुगलमा पद्धति का, ये युद्ध पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और इसी में तोपे खाने का भी प्रयोग होता है, तोपे खाने का प्रयोग। आप पढ़ोगे बहमनी साम्राज्य द्वारा बारूदों का प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन तोप में बारूदों का प्रयोग या तोप खाने का प्रयोग ये पहली बार हुआ। किसने किया? बाबर ने तोप खाने का प्रयोग। इसके 2 प्रसिद्ध तपोची थे जिसका नाम कभी कभी पूछा जाता है। इस युद्ध में 2 जो प्रमुख तपोची थे उनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा। तो ये इसके 2 प्रमुख तपोची थे, तोप चलाने वाला। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी लड़ा, बहुत बहादुरी से लड़ा और मारा गया। इस युद्ध में कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी ने उनकी जो रणनीति थी वो अच्छी नहीं थी। इस युद्ध में इसने अपने को
एक जगह संतुलित किया बाबर ने और आगे खाई खोद दिया और फिर उसके बाद अपने आप को गाड़ियों का मतलब एक किला बनाकर जिसमें बीच बीच में तोपे या बंदूकें लगाने के लिए जगह छोड़ रखा था और उसके बाद साइड साइड से जो खड़ा कर दिया था, मतलब दो जो सुरक्षा कवच थे, मतलब दो गुट को साइड साइड में कर दिया था, अपने दो भाग को, सेना के दो भाग को साइड साइड में कर दिया था। जब इब्राहिम लोदी की मतलब दोनों की वो सेनाएं आई आमने सामने आई तो ये अचानक में ये सोचे कि मतलब उनकी तरह से जो पहले युद्ध करते थे उनकी तरह से ये बहुत तेज़ी से युद्ध करेंगे। ये समझ के इब्राहिम लोदी ने क्या किया, उसने अटैक करना चाहा। जब वो अटैक किया उसे ऐसा नहीं पता था कि इसने एक रणनीति बना रखा है जो तुगलमा पद्धति बोला जाता है, वो पद्धति से इसने रणनीति बना रखा है, वो ध्यान नहीं दिया। बस वो जैसे ही सामने आया तो साइड से जो उसके दो साइड वाले बाजू थे सेना के, वो इसके साइड पे अटैक कर दिए। तो जब इसमें अफरा तफरी मची तो सामने से तोप खाने का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया, जिससे इस युद्ध में दिल्ली सल्तनत के मतलब इब्राहिम लोदी हारा। और इस युद्ध में ये युद्ध में ही वीरगति को प्राप्त हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जो वीरगति को प्राप्त हुआ। कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध में ही वीरगति को प्राप्त हुआ। और इस युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आगरा और दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया और बाबर ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और कलंदर की उपाधि धारण की। ये कलंदर की उपाधि इसको उदारता के लिए दिया जाता है। उदारता के लिए इसके कलंदर की उपाधि से दिया जाता है, कलंदर की उपाधि धारण करता है। और इसका जो प्रमुख युद्ध और दो मतलब तीन है उसे देख लेते हैं। खानवा का युद्ध ये लड़ा जाता है 17 मार्च 1527 को। ये राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा जाता है। किसके? राणा सांगा के। इसमें बाबर विजयी होता है। और इसी में बोला जाता है कि राणा सांगा से जब युद्ध कर रहे थे तो राणा सांगा की सेना बाबर की सेना को मतलब एक तरह से परास्त करने ही वाली थी। तो बाबर ने जब देखा कि इनकी सेना उतनी मतलब संगठित, इनकी सेना के पांव उखड़ रहे हैं, तो उसने क्या किया, अपने युद्ध को जीतने के लिए इसने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण करता है। यहीं से जिहाद का नारा देता है। ये युद्ध महज युद्ध जीतने के लिए इसने जिहाद का नारा दिया था। ये कोई धर्म युद्ध नहीं था। तो इसे धर्म युद्ध से जोड़ने की गलती मत करना। ये महज युद्ध जीतने के लिए राणा सांगा से युद्ध को जीतने के लिए इसने जिहाद का नारा दिया था। अगला जो मेन युद्ध है, अगला जो इसका युद्ध है चंदेरी का युद्ध ये 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था। और इसमें मेदिनी राय चंदेरी के शासक मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया था। इसमें भी बाबर विजयी। ये चंदेरी के शासक मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को। इसमें बाबर विजयी हुआ। आगे जो इसका प्रमुख युद्ध है और अंतिम युद्ध भी है संभवतः, ये घाघरा का युद्ध ये लड़ा गया था। कहीं कहीं आपको 5 मई मिलेगा, कहीं कहीं 6 मई। तो 5 मई 1529 को 1529 ईस्वी में अफगानों के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें भी बाबर विजयी। इस तरह से भारत में जितने युद्ध हुए उसमें लगभग सब में बाबर विजयी रहा। और ये बाबर का अंतिम युद्ध था, घाघरा का युद्ध। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 को।
26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है और आगरा के आराम बाग में इसे मतलब दफनाया जाता है आगरा के आराम बाग में। बाद में इसे काबुल, जो इसके द्वारा चुना गया स्थान होता है, मतलब जहाँ इच्छा जाहिर किया रहता है कि मुझे यहाँ दफनाया जाएगा, तो वहाँ इसके बाद इसे दफनाया जाता है काबुल में। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आया है कि मतलब इनमें से जैसे दे लिया जाता है लिस्ट और उसके बाद बताया जाता है कौन मतलब बाहर इनका ये कहाँ दफनाए गए थे। तो ये ध्यान देना, ये जो मेन बोला जाता है मतलब जो मुख्य आता है तो काबुल ही आता है। पहले अगर कभी पूछ लेता कि पहले कहाँ दफनाया गया था तो आगरा के आराम बाग में। आगे देखते हैं। इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है बाबरनामा। ये नाम तो पॉपुलर है बाबरनामा, और कभी कभी आपको फंसाने के लिए इसका अन्य नाम तुजुक ए बाबरी दे देगा। बाबरी, तुजुक ए बाबरी भी इसका नाम है। ये भी कभी कभी भाषा भी पूछा जाता है तो तुर्की भाषा में लिखा गया। किस में लिखा गया? तुर्की भाषा में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसी में इस बाबरनामा में 2 शासक के बारे में मतलब उल्लेख है। किसके? राणा सांगा जो मेवाड़ का शासक होता है, और कृष्णदेव राय। बाबर के अनुसार कृष्णदेव राय उस समय का मतलब उस समय के भारत में सबसे महान शासक होता है, जो विजयनगर का शासक होता है। विजयनगर का शासक होता है। विजयनगर का, तो इस तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब बाबर के समकालीन विजयनगर का कौन शासक था? तो कृष्णदेव राय था। आगे देखते हैं। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अकबर के आदेश पर अब्दुल रहीम खान ने कराया था। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद। बाबरनामा किसमें? तुर्की भाषा में। इसका फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के आदेश पर अब्दुल रहीम खाना ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अब बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकार के लिए बात चलती है तो इसके 4 पुत्र होते हैं। कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। इसमें मतलब इनकी जो प्रथा थी, उत्तराधिकार का जो प्रथा था इनका, तो इसमें क्या था कि मतलब राज्य को बराबर भागों में भाइयों में बांटने की। लेकिन हुमायूं ने इसे खतरा जाना तो इसने ऐसा नहीं किया। केवल ये कामरान जो है, काबुल के आसपास वाला क्षेत्र कामरान के हाथ लगा, और बाकी ये हुमायूं अपने पास ही रखा। हिंदाल और अस्करी को कुछ क्षेत्र दिए गए। वैसे इन्हें हुमायूं के अंडर में रहकर, हुमायूं के अधीन रहकर इन्हें कुछ क्षेत्र प्रदान किए गए, अस्करी और हिंदाल को। तो इस तरह से मतलब इन्होंने पहले ही वो जो प्रथा थी उसको खत्म कर दिया। तो उत्तराधिकारी बना और 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। 1530 ईस्वी में। और यह 1532 ईस्वी में इसका पहला जो मेजर अभियान होता है वो चुनार के दुर्ग का आक्रमण होता है। चुनार के दुर्ग पर आक्रमण होता है। ये इसका प्रथम आक्रमण होता है। ये पूर्व के आधिपत्य के लिए ये दुर्ग जो है, मतलब जो पूर्वी क्षेत्र था उस पर आधिपत्य के लिए ये दुर्ग बहुत ज़्यादा रणनीतिक महत्व के रूप में था, तो इसलिए इस पर आक्रमण किया गया। और यहाँ कुछ अफगान जो उस समय मतलब अफगान महत्वाकांक्षी हो रहे थे, तो उन्हें दबाना भी ज़रूरी था, तो ये दबाने के लिए भी चला था। तो यहाँ जो शेर खान था वो मजबूर होकर इसकी अधीनता स्वीकार कर लिया। शेर खान ने जब इसका घेरा डाला गया तो शेर खान मजबूर होकर उसकी अधीनता, हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लिया।
लेकिन जल्दी ये जुआ उतार कर, ये जो अधीनता का जुआ था ये उतार कर फेंक दिया। और 1532 ईस्वी में जो उसका और मेजर अभियान था, रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लेता है। रायसीन के जो किला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण किला होता है रणनीतिक दृष्टि से, इसे जीत लेता है रायसीन के किले का। फिर इसका जो मेजर अभियान होता है 1531 ईस्वी में, ये कलिंजर का अभियान होता है। कलिंजर का अभियान, ये इसका मेजर अभियान होता है ये भी। और ये भी दुर्ग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इस पर आक्रमण करता है हुमायूं। आगे देखते हैं हुमायूं का जो प्रमुख युद्ध है, अन्य प्रमुख युद्ध, उसे देखते हैं। देवरा का युद्ध, देवरा, इसे कहीं कहीं आपको दौराह भी मिलेगा, दौराह का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? 1532 ईस्वी में, 1532 में। कहीं कहीं आपको 31 भी मिलेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ये अफगान विद्रोहियों के विरुद्ध हुआ था, अफगान विद्रोहियों के विरुद्ध हुआ था यह युद्ध। अन्य जो प्रमुख युद्ध है वो 25-26 जून को 1539 में, 1539 ईस्वी में, ये चौसा का युद्ध था। चौसा का युद्ध, ये चौसा का युद्ध जो था, ये वही शेर खान था जिसे इन्होंने चुनार के दुर्ग पर आक्रमण के समय अपनी अधीनता स्वीकार कराया था। यही बाद में इन्होंने मतलब शेर खान को उसी तरह से आका जैसे पहले आका था, मतलब पहले जैसा समझा था जितना कमज़ोर, वैसा ही इन्होंने आका उनको वैसा ही उनका मूल्यांकन किया और इससे लड़ने चले गए। इस समय उसकी जो स्थिति थी वो बदल चुकी थी। वो वहाँ मतलब बिहार में और बंगाल में अपना प्रभुत्व जमा चुका था, अपनी सेना को मजबूत कर चुका था। तो ये उन्हें मतलब उसे जांचने में इनको कमी हुई, ये सही से जांच नहीं पाए, जो इनकी हार का कारण बनता है। तो इसमें कौन विजयी होता है? शेर खान विजयी होता है। शेर खान, जिसे बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, तो इसमें शेर खान विजयी होता है। और हुमायूं की जान एक निजाम नामक एक भिस्ती होता है, ये इनकी जान बचाता है। और इसी में शेर खान जो है इसी युद्ध से शेर शाह की उपाधि धारण करता है, शेर शाह की उपाधि धारण करता है। इसके बाद जो अन्य प्रमुख युद्ध है, ये 17 मई 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, इसे आपको पता होगा क्या नाम है? कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। तो ये जो युद्ध था, ये 1540, इस युद्ध में भी शेरशाह विजयी होता है, शेरशाह विजयी होता है। और लगभग 52 वर्ष की उम्र में यह इस युद्ध के बाद गद्दी पर बैठता है, दिल्ली के गद्दी पर, आगरा के गद्दी पर बैठता है। और यहाँ से हुमायूं इस युद्ध के बाद जान बचाकर हुमायूं फिर से भाग जाता है, हुमायूं भाग जाता है। यहाँ से भागकर हुमायूं अमरकोट के राणा के दरबार में पहुँचता है। और इसके जो आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा दोस्त होते हैं, या मीर अली अकबर जामी, इनके पुत्र इसी जब यहाँ से भागता है तो इसी बीच में 29 अगस्त 1541 ईस्वी में इनके जो गुरु होते हैं मीर बाबा दोस्त या मीर अली अकबर जामी, इनकी बेटी हमीदा बानू बेगम से ये विवाह करता है, निकाह करता है। और इन्हीं हमीदा बानू बेगम से अमरकोट के राणा के यहाँ अकबर का जन्म होता है। इसके बाद ईरान निकलते हैं, ईरान मतलब जाने की कोशिश करते हैं। तो इसी समय ईरान जाते समय ये 1542 ईस्वी में अमरकोट के यहाँ
अमरकोट के राणा के यहाँ अकबर का जन्म होता है, अकबर का जन्म। और इसके बाद ये क्या ईरान के शासक के यहाँ जाना चाहते हैं, तो इसी शासक मतलब जाने के वक्त काबुल एवं कंधार के आसपास 1545 में आक्रमण करते हैं। इसी मतलब जब ईरान जाना चाहता है उसी समय जो इसका भाई होता है कामरान, वो इस पर आक्रमण करके अकबर को कब्जे में ले लेता है। अकबर को कब्जे में ले लेता है तो ईरान के शासक के यहाँ सह प्राप्त करता है हुमायूं। और उसके बाद जब फिर से 1545 ईस्वी के आसपास 1545 ईस्वी के आसपास जब काबुल और कंधार पर विजय करता है, काबुल और कंधार पर हुमायूं विजय करता है, तो इसी समय फिर से अकबर को पुनः प्राप्त करता है, अकबर को पुनः प्राप्त करता है। कहा जाता है कि अकबर के साथ जो इसका चाचा होता है कामरान, वो बहुत अच्छा सलूक करता है, इसके साथ बहुत अच्छा सलूक करता है और इसे पुनः जब प्राप्त करते हैं उसके बाद फिर जब ये शेरशाह सूरी मर जाता है तो इसके बाद उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बनता है। और जब उसकी इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम शाह के मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो संघर्ष में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ से मौका मिल जाता है हुमायूं को फिर से इस पर मतलब आगरा पर पुनः कब्जा करने के लिए, दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के लिए। तो 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध होता है, सरहिंद के युद्ध में फिर से जो इस्लाम का उत्तराधिकारी होता है उसे हराकर हुमायूं फिर से कब्जा कर लेता है यहाँ। और 1 जनवरी 1556 को इसके द्वारा जो एक महल बनाया गया होता है दीन पनाह जो दिल्ली में बनाया गया होता है, इसी के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते हुए इसका क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। और इस समय अकबर छोटा होता है। अकबर इस दीन पनाह का कभी कभी निर्माण पूछा जाता है, तो निर्माण 1533 ईस्वी में ही कराया होता है। निर्माण कब कराया होता है, 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना। तो इस समय अकबर बहुत छोटा होता है और अकबर का मतलब जो लालन पालन होता है, अकबर का जो संरक्षण होता है, ये एक इसका मित्र भी होता है। तो वो इसे मतलब अकबर को अपने संरक्षण में लेकर क्या करता है, शासन करता है। उसके बारे में आगे देखेंगे हम। तो इसके पहले हम बीच में जो सूर साम्राज्य छोड़ दिए हैं उसे देख लेते हैं। उसके बीच में थोड़ा इसके जो वास्तुकला है, थोड़ा वास्तु निर्माण है, उसके बारे में देख लेते हैं हुमायूं के। तो किले के पास ही जब ये मृत्यु हो जाती है तो किले के पास ही इसकी जो चहेती पत्नी होती है हाजी बेगम, ये हुमायूं के मकबरे का निर्माण करती है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण इसी दीन पनाह नगर के पास में कब निर्माण करती है, 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में ये श्वेत संगमरमर से बना इसका जो गुंबद होता है दोहरा गुंबद होता है और ये श्वेत संगमरमर से बना भारत का पहला दोहरा गुंबद होता है। श्वेत संगमरमर से बना भारत का पहला दोहरा गुंबद होता है। और हुमायूं की एक बहन होती है गुलबदन बेगम। ये हुमायूं नामा जो इसकी आत्मकथा होती है, हुमायूं नामा, आत्मकथा नहीं जीवनी बोलेंगे इसे, आत्मकथा खुद के द्वारा लिखा जाता है। तो इसकी जीवनी होती है, हुमायूं की जीवनी, उसकी रचना करती है हुमायूं नामा की किसने, गुलबदन बेगम ने। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद हुमायूं जो है ये पहला शासक होता है जो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करता है। इसे आप नॉर्मली भी समझ सकते हो।
स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जब व्यापार वाणिज्य में या फिर जब किसी कोई भी सल्तनत अपने मतलब कोई भी सल्तनत या कोई भी राज्य जो है अपने सुदृढ़ अवस्था में पहुंचेगी तो इस स्वर्ण मुद्रा का मतलब प्रचलन होगा, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में होगी तो स्वर्ण मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। जब बहुत ज़्यादा अधिकारी होंगे उन्हें भुगतान करने के लिए स्वर्ण मुद्रा की आवश्यकता होगी। तो इस समय मतलब एक तरह से ये क्या बता रहा है कि धीरे धीरे जो था ये मुगल साम्राज्य ये धीरे धीरे सुदृढ़ता की ओर बढ़ रहा था। तो बीच में हम सुल साम्राज्य छोड़े थे उसे देख लेते हैं, और इस वीडियो में यहीं तक होगा सुल साम्राज्य तक। इसके बाद आगे अकबर के बारे में आगे वीडियो में अकबर और जहांगीर शाहजहां के बारे में एक वीडियो में होगा, एक वीडियो में आगे औरंगजेब और कुछ उत्तरकालीन मुगलों के बारे में बात होगी। तो देखते हैं यहाँ से सूर साम्राज्य के बारे में। सूर साम्राज्य ये बीच का पीरियड है 1540 से 1555 ईस्वी, सॉरी 55 ईस्वी, 1555 ईस्वी का। इसका जो सूर साम्राज्य का संस्थापक होता है कौन होता है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ये अफगानी होता है, ये अफगानी कबीलाई होते हैं। अफगानी का मतलब ये कबीलाई होते हैं। इसके बारे में शेरशाह के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसका जन्म 1472 ईस्वी में होता है। 1472 ईस्वी में कहाँ होता है? बजवाड़ा में। बजवाड़ा कहाँ है? होशियारपुर बिहार में। होशियारपुर बिहार में, होशियारपुर बिहार में है। और इसके बचपन का नाम क्या होता है? फरीद खां। फरीद खां। इसका जो पिता होता है वो जौनपुर के शासक का एक सरदार होता है, मतलब जौनपुर शासक का एक सूबेदार होता है। तो ये 1494 ईस्वी में 1494 ईस्वी में जौनपुर आ जाता है। जौनपुर आ जाता है यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जौनपुर को कभी कभी पूछा जाता है इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता था उस समय। पूर्व का सिराज, जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। तो ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आता है। इसके पिता का नाम था हसन खां। हसन खां जो सासाराम का जमींदार था। जमींदार जो कि इसके अंडर में आता था, जौनपुर राज्य के अंतर्गत आता था। जौनपुर राज्य के अंतर्गत आता था। फरीद खां ने शेर को बचपन मतलब थोड़ा जब ये कम ही उम्र का होता है जब ही शेर को एक ही बार में मार डालता है। शेर को एक ही बार में मार डालता है अपनी तलवार से, जिसके कारण इसे मोहम्मद बहार खां लोहानी द्वारा, कौन? लोहानी। मोहम्मद बहार खां लोहानी द्वारा इसे शेर खान की उपाधि दिया जाता है। शेर खान की उपाधि दी जाती है। और इसके जो मेन युद्ध हैं, जो दो प्रमुख युद्ध, उसके बारे में आगे बात हो चुकी है। यहाँ भी थोड़ा सा बता देते हैं। 1539 में चौसा का युद्ध, और 1540 में कन्नौजिया बिलग्राम का युद्ध। इस दो युद्ध में इसने हुमायूं को परास्त करता है और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता है। इसी के साथ ही एक नए साम्राज्य की स्थापना, सूर साम्राज्य की स्थापना करता है। तो इसका जो साम्राज्य था, जो प्रमुखता प्राप्त किया, जो मतलब इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, वो इसके राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार आदि जो सुधार किए थे इसके द्वारा किया गया था। इसके द्वारा ये प्रमुखता प्राप्त करता है। तो इसमें कुछ जो इसके आक्रमण है वो ज़्यादा प्रमुख नहीं है, लेकिन थोड़ा बात करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है तो हम उसे स्किप नहीं कर सकते पूरी तरह से। तो थोड़ा हम देख लेते हैं। मारवाड़ पर आक्रमण। मारवाड़ पर आक्रमण ये इसमें विजयी होता है, लेकिन बहुत कठिनाई से विजय प्राप्त करता है। कई महीनों तक वहाँ पर डेरा डाले रहता है, मतलब मारवाड़ किले को घेरा डाले रहता है। उसके बाद ये विजय प्राप्त करता है। इसी विजय में ये लिखता है कि मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए
बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। ये खुद ही लिखता है, मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। मतलब ये आक्रमण करने में जितना खर्च कर दिया उतना प्राप्त नहीं किया। मतलब इसे प्राप्ति जो है वो ना के बराबर हुआ, प्राप्ति कुछ नहीं हुआ ये कुछ, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा कर दिया इस आक्रमण में। और इसका जो एक अन्य प्रमुख जो अभियान था, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित अभियान भी है, 1545 कलिंजर का अभियान। कलिंजर पर घेरा डालता है 1545 ईस्वी में। इसी समय उक्का नाम के एक तोप चलाते समय, उक्का ये तोप का नाम है, ये क्या है, तोप है। उक्का नामक तोप चलाते समय ये तोप क्या होता है, वहीं फट जाता है। मतलब चलाता है वहीं का वहीं तोप फट जाता है, जिससे ये पूरी तरह घायल हो जाता है। और इस घायल अवस्था में भी इसके जो सेना है, इसके सेना द्वारा कलिंजर पर अभियान कर लिया जाता है। और यह खबर सुनने के उपरांत या मतलब ये इसके मरने के पहले ये कलिंजर पर इसकी जो सेना है वो कलिंजर पर विजय प्राप्त कर लेती है। और यह मतलब जो खुशी है ये सुनने के उपरांत, यह खबर सुनने के उपरांत 22 मई 1545 को 1545 ईस्वी में ये मृत्यु को प्राप्त होती है, मृत्यु को प्राप्त करता है। और इसका जो उत्तराधिकारी बनता है इसका पुत्र इस्लाम शाह इसका उत्तराधिकारी बनता है। 1555 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब 45 से 55 तक ये शासन करता है। और ये भी जो इसके कुछ सुधार है उसे उसी तरह से जारी रखता है और कुछ अन्य सुधार भी करता है यह। तो यही दो प्रमुख शासक है जिसके बारे में जानना है, शेरशाह सूरी और इस्लाम शाह के बारे में। आगे देखते हैं। शेरशाह की मृत्यु के बाद इसका मकबरा बनाया जाता है सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा बनाया जाता है। ये तालाब के बीचों बीच तालाब में बना हुआ है, तालाब के बीचों बीच चबूतरे पर बना हुआ है ये मकबरा। और पुराना शेरशाह सूरी जो है पुराना किला का निर्माण करता है, पुराना किला का निर्माण इसे क्या नाम देता है, किला-ए कोहना। किला-ए कोहना, ये किला-ए कोहना एक मस्जिद होता है जो इसी पुराने किले के अंदर बनाता है। और इसमें एक शेर मंडल नाम का एक भवन बनाता है इसी किले के अंदर। तो किला-ए कोहना शेर मंडल रोहतासगढ़ का किला का निर्माण कराता है। रोहतासगढ़ का किला, ये सब इसके निर्माण कार्य हैं शेरशाह सूरी के निर्माण कार्य। ये शुद्ध सोने और चांदी के सिक्के, सोने चांदी व तांबे के सिक्के जारी करता है। इसके जो सोने चांदी और तांबे के सिक्के होते हैं ये शुद्ध होते हैं। मतलब इसमें अशुद्धियाँ कम से कम होती हैं। और इसका जो चांदी का रुपया होता है ये 180 ग्रेन का होता है। जो चांदी का रुपया होता है 180 ग्रेन का होता है। और जो तांबे का दाम होता है, तांबे को दाम बोला जाता है और चांदी के सिक्के को क्या बोला जाता है, रुपया। इसके सिक्के को रुपया बोला जाता है और तांबे के सिक्के को दाम बोला जाता है। इसका जो है ये 380 ग्रेन का होता है, 380 ग्रेन का। और इसका जो विनिमय दर है इसका 1:64 होता है। इसका विनिमय दर 1:64 होता है। मतलब चांदी का विनिमय दर जो होता है वो कम होता है और तांबे का अधिक होता है विनिमय दर। इसका जो प्रमुख कार्य होता है उसे ध्यान दे देते हैं। ये पट्टा और काबूलियत व्यवस्था का प्रारंभ करता है। पट्टा और काबूलियत व्यवस्था करता है। जो पट्टा होता है ये सरकार और किसानों के बीच में होता है। और इसी को जिस पत्र के द्वारा कबूल किया जाता है
उसे ही काबूलियत कहते हैं। पट्टा और काबूलियत, यही हुआ पट्टा और काबूलियत व्यवस्था का प्रारंभ। ये मतलब सरकार और किसानों के बीच पट्टा होता है, उसके लिए ज़मीनों के लिए मतलब उन्हें इतना कर इतना लगान देना है, और उसी को जिस पत्र पर किया जाता है, जिस पत्र के द्वारा कबूल किया जाता है किसानों को, उसी को काबूलियत पत्र बोला जाता है। काबूलियत पत्र के द्वारा किसानों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यही हुआ पट्टा और काबूलियत व्यवस्था। और भूमि की माप करवाता है। भूमि की माप करवाने के लिए ये एक पैमाना लागू करता है जिसका नाम है गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी पैमाना, जिसका प्रयोग लंबे समय तक भूमि की माप के लिए चलता रहता है। और इसका जो लगान होता है, ये संपूर्ण जो उत्पादन होता है उसका 1/3 भाग होता है। उत्पादन का 1/3 भाग इसका लगान होता है। इसका जो अन्य प्रमुख कार्य है, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करता है। ग्रैंड ट्रंक रोड ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराता है, और अन्य कई सड़कों का निर्माण करता है। बहुत सारी मतलब सड़कों का निर्माण करता है जिससे इसकी जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से सुचारू रूप से चले। और यह क्या करता है, इसके मतलब कहा जाता है इसके समय में एक बूढ़ी औरत भी अपने सर पे सोने का टोकरा भर के अपने सर पे चले तो भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे टच कर दे, मतलब उसे लूट ले। ये इतना सख्त था। और इसके ये क्या कर रहा था, मतलब जो गांव के जो मुखिया होते थे, जो भी वहाँ के अधिकारीगण होते हैं, अगर किसी के साथ लूट होती है तो उन्हें जिम्मेदारी दिया जाता था कि जल्द से जल्द उसे पता चलाए चोरों को दंड दे और उसका सामान उसे प्राप्त कराएं। कहा जाता है कि रास्ते में जो मतलब व्यापारी मर भी जाते थे तो भी उसके जो मतलब उसका सामान था उस पर कब्जा नहीं जमाया जाता था। ये मतलब इतनी अच्छी इसके समय में ऐसी व्यवस्था थी, ऐसा कहा जाता है। और इसका जो अन्य प्रमुख कार्य है, डाक प्रथा का प्रचलन करता है। इस जो रास्तों में सराय का निर्माण कराया था, लगभग कुछ कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण कराता था, वही डाक प्रथा, मतलब वही जो थे एक सराय से दूसरे सराय पर पत्राचार मतलब कराते थे। और ये डाक प्रथा जो थी केवल मतलब मेन जो थी कि लगभग उन्हीं के लिए थी, मतलब शासकों के लिए, जो शासकीय डिग्री होती थी उसी के लिए थी, शासकीय पत्राचार के लिए मतलब ये कार्य करता था। इसके समय में जो मतलब राजस्व अधिकारी था वो राजा टोडरमल था। राजा टोडरमल जो आगे अकबर के समय में भी प्रमुख रूप से इसे मतलब जाना जाता है। वहाँ पर जो उसकी व्यवस्था थी, जो भी भू राजस्व व्यवस्था थी, राजा टोडरमल का सुधार था जो अकबर के समय में हुआ। तो उस समय अकबर के समय में इन्होंने मतलब उपलब्धि प्राप्त की। तो इस तरह से हमारा वीडियो दोस्तों यहाँ पूरा होता है। हमारे अगले वीडियो में अकबर के बारे में, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के बारे में होगा। मतलब ये लगभग 16वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक, का इतिहास होगा। तो दोस्तों मेरा इस पर जो है वीडियो मतलब करंट अफेयर्स पर भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ कल से। तो आप हमारे वीडियो को वॉच करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।